नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 11 की जो पुस्तक है अंतरावाहक फेस्ट, उसमें नरेंद्र शर्मा की एक छोटी सी कविता जोड़ी गई है, नींद उजट जाती है। उस कविता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, लेखक का परिचय या कवि का परिचय पढ़ना चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, वो अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, नरेंद्र शर्मा है, इनका जन्म 1923, ये मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी पुस्तकों में 1913 में हुआ था। हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और देहांत वो 1989 में हुआ था। तो ये 23 लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, इसको सुधार कर लीजिए, 1913 है। देखिए, नरेंद्र शर्मा है, उनका जन्म हो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जहांगीरपुर गांव में हुआ। नरेंद्र शर्मा जो हैं, इनके पिताजी पूर्णमल शर्मा और माता है वो गंगा देवी नाम था इनके माता का। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। वे शुरू से ही क्या है कि राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहते थे। इस कारण से एक्चुअल में क्या है कि राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण ये भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्वराज जो भवन था उसमें हिंदी के अधिकारी भी रहे थे। और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु पर क्षुब्ध होकर के ये बहुत परेशान हो गए कि महात्मा गांधी का देहांत हो गया। तो उन्होंने एक रक्त चंदन नाम करके एक काव्य भी लिखा था। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसी सक्रियता के कारण उन्होंने सन 1940 से 42 तक कुछ जेल में भी रहना पड़ा। और 43 से वे मुंबई चले गए थे। वहाँ पर इन्होंने क्या है कि फिल्मों में काम किया, फिल्मों में गीत लिखने का काम किया था। इन्होंने क्या है कि मुंबई में एक फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, उसके सभी गाने नरेंद्र शर्मा के द्वारा ही लिखे गए हैं। इसके अलावा जो धारावाहिक, बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक है महाभारत, उसकी पटकथा लेखन है, उसका कार्य भी नरेंद्र शर्मा के द्वारा ही किया गया था। नरेंद्र शर्मा ने ही महाभारत की पटकथा लिखी थी। और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म है, उसके सभी गीत नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखे गए थे। संवाद लिखने लगे और अंतिम समय तक फिल्मों से ये जुड़े रहे। इन फिल्मों में गीत बहुत लिखे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, उन पर चर्चा करते हैं अपन। प्रभात फेरी, अगर इनकी पहली रचना की बात की जाए तो सूल फूल नाम से प्रकाशित हुई थी 1934 में। परंतु प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, पलाश वन है, मिट्टी की ओर फूल है, हंसमाला है और रक्त चंदन, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये महात्मा गांधी की मृत्यु पर क्षुब्ध होकर लिखी गई रचना है, नोट कीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है, व्याख्याता भर्ती में ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना द्रौपदी है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। प्यासा निर्जर है, सुवर्णा है, इसके अलावा हंसमाला है, कामिनी है, ये इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनका एकमात्र कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था कड़वी मीठी बात से, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सांझ होते ही न जाने छा गई है कैसी उदासी, क्या किसी की याद आई ओ विरह व्याकुल प्रवासी, ये प्रवासी के गीत से ली गई पंक्तियां हैं। नरेंद्र शर्मा मूलतः गीतकार हैं और उन्होंने अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण में लिखे हैं। वे प्रगतिवादी चेतना के प्रभावित रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र हैं वो उकेरे हैं। और व्याकुल और प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल स्वरूप के चित्रण में उन्होंने विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्य के कारण अलग ही पहचान रखते हैं। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की मुख्य विशेषता है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है पाठ्य पुस्तक में, नींद उजट जाती है। तो नींद उजट जाती है मूल रूप से तत्सम प्रधान खड़ी बोली में ये लिखी गई है। और इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है। अच्छा प्रश्न बनता है कि नींद उजट जाती है, उस पर किसका वर्णन है? तो ऐसी लंबी रात का वर्णन है जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर यह है दुःस्वप्न, यानी व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए तो बुरे स्वप्न, निराशा आदि का अंधेरा छाया हुआ है उसके मन में। और समाज के स्तर पर अगर उसे देखा जाए तो विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। कवि इसी जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बातें करता है। तो अपन ये छोटी सी कविता है वो पढ़ेंगे, नींद उजट जाती है, बहुत प्यारी कविता है। देखिए, पहला पद्य है कि जब तब नींद उजट जाती है, पर क्या नींद उजट जाने से रात किसी की कट जाती है।
तो यहाँ पर कवि है और रात के समय का वर्णन कर रहा है और कहता है कि रात में जब अचानक नींद उजड़ जाती है, मतलब नींद खुल जाती है, और रात को नींद उजड़ जाने से, पर क्या नींद उजड़ जाने से यानी रात्रि के समय जब नींद खुल जाने से या उजड़ जाने से क्या रात किसी की कट जाती है, तो क्या रात है उसको काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नींद उजड़ जाने से रात है वो नहीं कटती है। देख देख दुःस्वप्न, अगला पद्य देखिएगा। देख देख दुःस्वप्न, दुःस्वप्न मतलब बुरे सपने, उसको बोलते हैं दुःस्वप्न। यहाँ पर दुह जोड़ स्वप्न, बुरे सपने। रात को जब बुरे बुरे सपने आते हैं, रात्रि के समय जब बुरे सपने देखने से कवि है वो चौंक उठता है। और कवि कहता है कि रात में जब बुरे सपने मुझे आते हैं, बुरे सपने अधिक खतरनाक होते हैं, यानी देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। कि रात्रि के समय जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो मैं चौंक उठता हूँ, और बुरे सपने से अधिक देखने से अधिक भयंकर और खतरनाक बाहर के सपने भी अंधेरे में मुझे बहुत ही डर लगता है। अंधेरे अंदर मेरे मन में बहुत डर उठता है। देख देख दुःस्वप्न यानी मैं बुरे स्वप्न देख करके चौंक चौंक उठता हूँ, चौंक करके उठ जाता हूँ डर करके, यानी मुझे बहुत ही डर लगता है, बहुत खतरनाक होता है वो अंधकार। पर भीतर के दुःस्वप्नों से, आगे कवि कहता है कि मेरे भीतर अंदर खतरनाक जो सपने हैं उससे तो अधिक भयावह है तम बाहर, और उससे तो भयंकर बाहर भयंकर अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर कवि है वो कहना चाहता है कि समाज में फैली अव्यवस्था है, निराशा, व्यथा आदि अधिक भयंकर है, यानी बाहर जो अंधकार फैला हुआ है उसकी बजाय तो मेरे मन में अर्थात अपने समाज में जो फैली हुई अव्यवस्था है, निराशा, व्यथा आदि भयंकर है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट होती है। आगे कवि कहता है कि सवेरा होने का नाम ही नहीं लेता है, बस ऐसा लगता है कि हाँ सवेरा होने वाला है, ऐसा एक आहट सी मुझे महसूस होती है, जबकि बहुत ही मुश्किल है, सवेरा नहीं हो पा रहा है। मुश्किल यह है कि मतलब उषा नहीं हो पा रही है, रात लंबी होती है, उषा के होने से वो नींद है वो मेरी क्या हो जाती है, केवल उषा के होने की मेरे आहट होती है। तो कवि कहने का भाव है कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, अर्थात अज्ञानता, दुर्व्यवस्था आदि कब दूर होंगी, संसार में खुशहाली कब छाएगी, और इस बात को लेकर के कवि है वो बहुत ही व्याकुल, बहुत ही परेशान हो जाता है। तो देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, यानी ये भयंकर बुरे सपने देख करके मैं चौंक उठता हूँ। तो कवि कहता है रात्रि के समय में बुरे सपनों से अधिक खतरनाक क्या है, पर भीतर के दो सपनों से अधिक भयावह तम बाहर का, यानी भीतर के जो बुरे सपने हैं उससे तो खतरनाक बाहर का अंधेरा फैला हुआ है, बाहर चारों तरफ से अंधेरा है। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट होती है। कवि का कहने का मतलब है कि उषा हो नहीं रही है, यानी उषा होने की एक आहट सी महसूस हो पा रही है, लेकिन उषा होती नहीं है, बस केवल उषा सवेरा होने की एक मतलब एक आहट सी सुनाई देती है मुझे। तो कवि का यहाँ पर कहने का मतलब है कि समाज में जो फैली हुई अव्यवस्था, निराशा, व्यथा आदि बहुत ही भयंकर हैं, और ये समाज की बुराइयां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहाँ पर अंधकार जो है, रात्रि का अंधकार, वो समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। और यहाँ पर उषा बस केवल, उषा का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो है समाज में फैली हुई कुरीतियां, अज्ञानता, दुर्व्यवस्था आदि कब दूर होंगी। इसका मतलब एक एहसास होता है कि ये दूर हो जाएंगी, लेकिन ये दूर होने का नाम ही नहीं लेती हैं। संसार में खुशहाली लेकर कवि बहुत ही परेशान है, बहुत ही बेचैन है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर ये प्रतीकात्मक अर्थ समझने की कोशिश करना कि देख देख दुःस्वप्न, यहाँ पर बुरे सपने लेखक को कौन कौन से हैं, समाज में फैली हुई निराशा, व्यथा, कुंठा, ये ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा डरावने लगती हैं, ये समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, ये प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर कवि ने किसकी ओर इशारा किया है कि देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर। तो यहाँ पर बुरे सपने में मतलब समाज में फैली हुई निराशा, व्यथा, अव्यवस्था, समाज में फैली हुई बुराइयां, इसके लिए आया, ठीक है। और उषा के लिए, उषा है मतलब समाज में फैली हुई कुरीतियां, अज्ञानता, दुर्व्यवस्था, ये मतलब दूर होने का बस एहसास जरूर होता है, परंतु ये समाज से दूर नहीं हो रही हैं, ये कब दूर होंगी और संसार में खुशहाली कब छाएगी। तो लेखक या कवि इसको लेकर के बहुत ही परेशान है, बहुत ही बेचैन है। देख अंधेरा नैन दुखते, बहुत सा पद्य है अगला। कवि कहता है कि जब नींद खुल जाती है तो अंधेरा देख करके आंखों में कष्ट होने लगता है। नैन दुखते मतलब आंखों में बहुत ही कष्ट होने लगता है। अंधेरे की जो दुश्चिंता है, दुश्चिंता से प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता। तो यहाँ पर कवि कहता है देख 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 अंधेरा नैन है दुखते, यानी ये बाहर का अंधकार देख करके मेरी आंखों में बहुत कष्ट होने लगता है। अंधेरे से
दुश्चिंता होने भी लगती है, दुश्चिंता से प्राण सूखते, और ये अंधेरा होने के कारण मेरे प्राण हैं वो सूखने लग जाते हैं। जब रात को सन्नाटा गहरा हो जाता, जब रात्रि के समय सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृंगाल भूंकते, और कुत्ते और शियार हैं वो रात्रि के समय भौंकते रहते हैं, रात और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। भीत भावना भोर सुनहली, और मन के भीतर है जो भावना है वो डरावनी सी नजर आती है। नैनों के न निकट कहलाती, भीत भावना भोर सुनहली, नैनों के न निकट कहलाती। तो यहाँ पर कवि कहता है मन में जो मेरी भीत यानी डरावनी जो भावना होती है उसमें सुबह है वो निकट नहीं आती है, और रात्रि है वो लंबी होती जाती है। तो कवि का यहाँ पर कहने का भाव ये है कि समाज में जो विषमता फैली हुई है इसमें मेरा हृदय है, मेरा प्राण है वो सूखते ही जा रहे हैं, और इन्हीं विषमताओं को ये विषमताएं जब बढ़ने लगती हैं तो कवि बेचैन हो उठता है, और समाज में चेतना जागृति न पाने के कारण समाज का ये जो अंधकार और लंबा होता दिखाई देता है, यानी समाज में फैला हुआ जो अंधकार है वो और ज्यादा लंबा होता हुआ दिखाई देता है। तो आई बात समझ में। देख अंधेरा नैन है सूखते, यानी अंधकार को देख करके मेरे नैनों में बहुत कष्ट होता है। दुश्चिंता से प्राण है सूखते, अर्थात दुश्चिंता जब मेरे मन में होने लगती है तो मेरे प्राण है वो भी सूखने लग जाते हैं। सन्नाटा गहरा होता जाता, और रात्रि का सन्नाटा है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। जब जब श्वान श्रृंगार भूखते हैं, और जब रात्रि के समय कुत्ते और शियार भौंकते हैं, तो भीत भावना भोर सुनहली, तो रात और भी ज़्यादा डरावनी होने लग जाती है। मन में जो भीत भावना है वो और ज़्यादा डरावनी महसूस होती है, इससे सुबह निकट नहीं आती। भोर सुनहली नैनों के न निकट कहलाती, इस प्रकार से वो सुबह निकट नहीं आ पाती है, और रात और ज़्यादा लंबी होती जाती है। यानी समाज में फैली हुई क्षमता को देखकर कवि का हृदय वो सूखने लगता है। कवि को मन में बहुत दुख होता है, समाज में फैली हुई क्षमताएं और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो कवि बेचैन हो उठता है। अगला पद्य देखिएगा। मन होता है फिर सो जाऊं। आगे कवि बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखता है। कवि कहता है कि रात को जब नींद खुल जाती है ना, तो मेरा मन होता है कि मैं और सो जाऊं, फिर से सो जाऊं। मतलब मन होता है फिर सो जाऊं, कि फिर गहरी नींद में सो जाऊं, अर्थात समाज में जो विषमता देख करके कवि उसे दूर करना चाहता है। गहरी निंद्रा में खो जाऊं और मैं गहरी नींद में सो जाऊं। मन होता है फिर सो जाऊं। कवि कहता है कि मेरा मन होता है, रात्रि की समय नींद खुल जाती है तो मन होता है कि फिर से मैं सो जाऊं और गहरी नींद में खो जाऊं उसमें, अर्थात समाज में जो फैली हुई विषमता को देख करके कवि उसे दूर करना चाहता है। आगे कवि कहता है कि जब तक रात रहे धरती पर, कवि कहता है कि जब तक धरती पर रात रहे तब तक चेतना फिर से मैं जड़ हो जाऊं। तो कहता है कि जब तक इस धरती पर रात्रि है तब तक मैं चेतन से क्या हो जाऊं, जड़ हो जाऊं। अर्थात समाज में जब तक चेतना और जागृति न होगी, कवि चेतन से जड़ होने के लिए कहता है। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद ने इस करवट है आती। आगे कवि कहता है कि समाज में विषमता देख करके उसके मन में मतलब बेचैनी होती है, इसलिए उस करवट सोने का मैं प्रयास करता हूँ। उस करवट अकुलाहट होती पर नींद ने इस करवट है आती, अर्थात मैं उस करवट सोने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उस करवट में मुझे नींद नहीं आती है। अर्थात कवि कहता है कि समाज में जो सामाजिक विषमता को भूल करके गहरी नींद में मैं सोना मैं चाहता हूँ, लेकिन सो नहीं पाता हूँ। वह सामाजिक विषमता यानी समाज में बदलाव के लिए समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियाँ, विषमताएं आदि का सर्वनाश ही कवि की कामना है। यानी ये सभी जब तक नष्ट नहीं होंगी तब तक मुझे चैन से नींद है वो नहीं आ पाएगी। आई बात समझ में। करवट नहीं बदलता है तम। आगे कवि कहता है कि अंधकार है ना तम, वो कभी भी करवट नहीं बदलता है। कवि कहता है कि नींद नहीं आने से मैं बार बार क्या होता है, करवट बदलता रहता हूँ, लेकिन अंधेरा है वो कभी भी करवट नहीं बदलता है। मन उतावलेपन में अक्षम है, अर्थात कवि इसमें यह कहना चाहता है कि करवट नहीं बदलता तम, कि समाज में जो व्याप्त दुर्व्यवस्थाएं, निराशा, भय, आशंका आदि दूर नहीं होते हैं। तो कवि कहता है कि जागते रहने पर भी पलके नहीं झपकते। मन उतावलेपन में अक्षम है, यानी मेरा मन है वो उतावलेपन में क्या हो रहा है, अक्षम है, उसको झेल नहीं पा रहा है। जगते अपलक नयन बावले, और मेरे जो नेत्र हैं वो जग रहे हैं, अपलक इसको झपकी भी नहीं लगाते हैं, यानी एक टकी लगा करके लगातार देखते हैं। आंखों की पुतलियां भी वह है स्थिर नहीं है। थिर न पुतलियां निमिष गए हैं थम, यानी मेरी आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं हैं, और सांसें जो हैं वो आशा में अटकी हुई हैं। निमिष गए हैं थम, यानी सांसें वो उस आशा में अटक गई है। तो कवि को ये आशा है कि समाज में जागृति होगी, लेकिन वो आशा पूरी नहीं हो पा रही है। सांसें आस में है अटकी, मन को आस रात भर भटकाती। तो कवि कहता है कि मेरे मन में एक ऐसी आशा है कि एक दिन ये अंधकार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो
यहाँ पर समझिएगा कि सांसें आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकाती। कवि को ये आशा है कि समाज में जागृति होगी, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हो पा रही है। ये आशा कवि को रात भर भटकाती रहती है, यानी आस रात भर भटकाती, ये आशा ही पूरी रात उसे भटकाती रहती है। तो कहने का भाव है कवि का कि आशा की जाती है कि समाज में उन्नति और विकास की राहें खुलेंगी, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हो पा रही है कवि की। इस कारण वह बेचैन हो उठ जाता है। तो करवट नहीं बदलता है तम, यहाँ पर कवि कहता है कि मैं तो रात रात भर करवट बदलता हूँ, लेकिन अंधकार है ना, वो करवट नहीं बदलता। अर्थात समाज में व्याप्त दुर्व्यवस्था, निराशा, भय, दुख, आशंका आदि दूर नहीं होते हैं। मन उतावलेपन में अक्षम, और मेरा मन है वो उतावलेपन में अक्षम हो रहा है, यानी उसको सही से दिशा नहीं दे पा रहा है। जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए हैं थम। और आगे कवि कहता है कि जागते रहने से उसकी पलकें नहीं झपकती हैं, अर्थात आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं हैं, और सांस आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकाती। कवि को ये आशा है कि समाज में जागृति होगी, लेकिन ये आशा कवि की कभी पूरी नहीं हो पा रही है। अर्थात कवि है, उसको रात भर वो आस है कि समाज में जागृति पैदा होगी, इस आशा से वो आशा उसकी कभी पूरी नहीं हो रही, वो उसको रात भर भटकाती रहती है। तो कवि का कहने का भाव है कि कवि सोचता है कि मेरी ये आशा है कि समाज में उन्नति और विकास की राहें खुलेंगी, लेकिन ये आस पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कवि है वो बेचैन सा, परेशान सा हो रहा है। जागृति नहीं अनिंद्रा मेरी, आगे कवि कहता है जागृति नहीं अनिंद्रा मेरी, नहीं गई बहुनिशा अंधेरी। कवि कहते हैं कि अनिंद्रा को जागृति नहीं है, यानी अनिंद्रा में है। अनिंद्रा का मतलब नींद नहीं आना, कि नींद नहीं आ रही है, अनिंद्रा को जागृति नहीं है। मेरी इसी अनिंद्रा में संसार रूपी भयावह रात समाई हुई है। नहीं गई बहुनिशा अंधेरी, यानी ये अनिंद्रा है मेरी, इसमें संसार रूपी भयंकर जो रात है वो समाई हुई है। अंधकार केंद्रित धरती पर, यानी कवि कहता है कि धरती पर केंद्रित अंधकार के चारों ओर प्रकाश चक्कर लगा रहा है। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, यानी धरती पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ और उसके प्रकाश है ना, ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश, चक बेरी, उसके चारों ओर प्रकाश है, वो अंधकार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अंतर नैनों के आगे से शीला न तम की ही हट जाती। आगे कवि कहता है लेकिन अंधेरी की शिला है वो अंतर्दृष्टि से आगे नहीं हट पा रही है। तो कहने का भाव कवि का यही है कि समाज में अव्यवस्था और निराशा की जो शिला है वो दूर नहीं हो पा रही है, इसमें बदलाव है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो कवि यहाँ पर है वो, कवि को ये बदलाव की आशा तो नजर आ रही है, लेकिन बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कि बदलाव हो नहीं रहा, वैसे एक आशा सी, एक आहट सी हो रही है कि हाँ समाज में है वो बदलाव होगा, परंतु ये बदलाव हो नहीं पा रहा है। तो कवि कहता है कि उसके अंतर्मन की बुराइयों की शिला वो हट नहीं पा रही है। कवि कहता है कि मेरे अंतर्मन की जो, अंतर्मन से बुराइयों की जो शिला है वो समाज से हट नहीं पा रही है। तो यहाँ पर देखिए, जागृति नहीं अनिंद्रा मेरी, कवि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनिंद्रा को जागृति नहीं है, नहीं गई बहुनिशा अंधेरी, और मेरी इस अनिंद्रा में संसार रूपी भयावह रात है वो समाई हुई है। तो कवि कहता है कि अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकपेरी, यानी इस धरती पर चारों तरफ से अंधकार फैला हुआ है, लेकिन प्रकाश उसके क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। लेकिन अंतर्नयनों के आगे से शीला तम की हट पाती, अंतर्नयनों के आगे से शीला न तम की हट पाती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि लेकिन अंधेरी की शिला अंतर्दृष्टि के आगे से नहीं हट पा रही है। तो कवि का कहने का मतलब है कि समाज में जो अव्यवस्था, जो निराशा है, उसकी शिला है वो दूर नहीं हो पा रही है, उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा। हाँ, एक आहट सी जरूर होता है, ऐसा लगता जरूर है कि बदलाव हुआ है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कवि के अंतर्मन की जो बुराइयों की जो शिला है वो नहीं हट पा रही है। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कविता नरेंद्र शर्मा की आपको आराम से समझ में आई होगी। नींद उजड़ जाती है, बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना आप लोगों को कि नींद उजड़ जाती है जो कविता है वो कवि को समाज में जो व्याप्त है, उसमें रात्रि का तो जो वर्णन किया है, लेकिन रात लंबी होती जाती है और रात के अंधेरे को कवि ने प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है। और ये कविता दो स्तरों में, मतलब एक तो व्यक्ति केंद्रित है, मतलब दूसरी समाज की तरफ है। व्यक्ति इस तरफ पर देखा जाएगी तो दो सौ पर निराशा और अंधेरा होगा, और समाज में होगा तो समाज में विकास, चेतना, जागृति आदि के भाव का अंधेरा एक प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। तो कवि इस कविता में अंधेरी रात को मुक्त होकर के जागृति के प्रकाश की कामना करता है कि अंधेरा जो है उस वो दूर हो, अंधेरे से मुक्त हो, और जागृति का प्रकाश है वो चारों तरफ से फैले, यानी समाज में जन चेतना चारों तरफ से फैले। तो इस छोटी सी कविता आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। छोटे छोटे प्रश्न इसमें यूं भी बन सकते हैं, देखिएगा
जैसे ये पद्य लेते हैं, मन होता है फिर सो जाऊं, यहाँ पर किसका मन होता है? कवि का, कि मन होता है फिर से सो जाऊं और गहरी निंद्रा में मैं खो जाऊं, यानी गहरी नींद में खो जाऊं कि मुझे सोने का कोई जागने का कोई शौक ही नहीं है। जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, यानी जब तक इस धरती पर रात्रि रही है, रात रहे, तब तक मैं चेतना से वापस जड़ हो जाऊं, यानी जड़ पदार्थी बन जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद ने इस करवट आती, यानी उस करवट में करवट बदलता हूं तो मैं व्याकुल हो जाता हूं, पर नींद ने इस करवट आती है, लेकिन इस करवट भी मुझे नींद तो नहीं आती है। तो कवि है वो समाज में व्याप्त जो विषमता है उसको भूल करके गहरी नींद में सोना चाहता है, लेकिन सो नहीं पा रहा है। उसको जो समाज में बदलाव चाहिए था, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, वो उसे सोने नहीं देते हैं, वो उसे व्याकुल करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, बेचैन करती रहती हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ में पूछा जा सकता है कि किस कारण से कवि को नींद नहीं आई? तो समाज में बदलाव के कारण, समाज में व्याप्त कुरीतियां, विषमताओं आदि का नाश नहीं होगा, तब तक कवि को नींद है, चैन से नींद है, वो नहीं आ पाएगी। यहाँ पर अंधकार नहीं बदलता है, देखिएगा अगला पद्य कि करवट नहीं बदलता है तम, कौन करवट नहीं बदलता है? अंधकार करवट कभी भी नहीं बदलता है। पर कवि कहता है मैं तो बार बार करवट बदलता हूँ, लेकिन अंधेरा कभी भी करवट नहीं बदलता है। मन उतावलेपन में अक्षम है, और मेरा जो मन है वो उतावला हो रहा है, जल्दी से यानी समाज में परिवर्तन हो। जगते ऐपलक नैन बावले, और मेरे जो नैन हैं वो लगातार पलके झपकाए बिना भी जागते रहते हैं। स्थिर न पुतलियां निमिष गए थम, और मेरी आंखों की पुतलियां हैं वो स्थिर नहीं हैं, और सांसें हैं वो अटक गई हैं। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है, यानी मेरे मन में एक आशा है कि समाज में जागृति होगी, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हो पा रही है। यही आशा रात भर मुझे भटकाती रहती है। कहने का भाव है कि आशा की जाती है कि समाज में उन्नति हो, विकास की राहें खुले, लेकिन ऐसी आशा मेरी कभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से छोटे छोटे की किस प्रकार की आशा है समाज में व्याप्त, जो बुराइयां हैं, समाज में की उन्नति हो, समाज की में नई नई राहें खुलें, इस प्रकार की आशा है लेखक की, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हो पा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ पूरा पद्य आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।